हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। फर्स्ट 3 यूनिट्स दैट इज यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 जो है वो हमारे उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ये यूनिट एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आने वाली है और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये हमारी रियल लाइफ से भी बहुत ज्यादा रिलेट करती है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं कि उसका हमारी सोसाइटी पे, हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। डाटा की प्रोटेक्शन जो है, सिक्योरिटी जो है, वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 है हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट्स की इंटरनेट के नेटवर्किंग के हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, और जो चैप्टर 12 है वो है डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि हम हमारे डाटा की सिक्योरिटी जो है वो कैसे रख सकते हैं ऑनलाइन। चैप्टर 11 की 8 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 9th पार्ट है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस कवर कर रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो एक बार में ज्यादा थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं, कई बार वो कंफ्यूजिंग हो जाती है या फिर बोरिंग हो जाती है। ऑल्दो ये टॉपिक्स सारे बहुत ही इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, बट स्टिल हम शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में ही इन्हें पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 हमारा 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। एक आज हम 11.9 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 11.10 कवर करेंगे। इसमें 10 ही टॉपिक्स हैं, तो ये 10 पार्ट्स में जो है सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रुशियल है। हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर राउंड्स जो हैं वो करेंगे और वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की डेट आपकी आ ही चुकी है, सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है, तो इस टाइम का आपको पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ई वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई वेस्ट जो है वो आखिर होता क्या है। वेस्ट हम सबको पता है, जो फालतू चीज होती है। ई वेस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनसे हमें जो वेस्ट मटेरियल मिलता है वो हमारा ई वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, ई स्क्रैप और वेस्ट electrical and electronic equipments describes discarded electrical और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या उसे हम ई वेस्ट कह सकते हैं, ई स्क्रैप कह सकते हैं, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये सब के सब हमारे ई वेस्ट के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट may also be defined as discarded computers, office electronic equipments, entertainment device electronics, mobile phones, टेलीविजन सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसके अंदर हमारे जो यूजलेस कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हमने डिस्कार्ड कर दिया होता है, या ऑफिसेज में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो अब यूज में नहीं हैं, जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब जब यूजलेस हो जाते हैं, डिस्कार्डेड हो जाते हैं, तब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आते हैं। दिस इंक्लूड्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स which are destined for reuse, resale, salvage, recycling और disposal। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं
उसके बाद हमें क्या करना होता है, या तो हम इनमें से किसी को रीयूज कर सकते हैं, किसी को आगे रीसेल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके उनसे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर हमें उन्हें टोटली डिस्पोज करना है। हमें इन्हें इन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम इनकी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर सकें। Of all the different type of waste, electronic waste has the characteristics of, जितना भी डिफरेंट टाइप का वेस्ट होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी मेन कैटेगरीज, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या क्या हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ वेस्ट, आज के टाइम में जितना भी जो वेस्ट होता है उसमें से सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्शन जो है वो ई वेस्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा डे टू डे प्रोड्यूस होता है वो बाकी वेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हमने देखा ही है घरों में और भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी हमारे घर में कूड़ा कचरा होता है वो सब भी वेस्ट के अंदर आता है। बट जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है वेस्ट का। मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इट्स बेसिक कंपोजिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी होता है। अब आप खुद से सोचिए, घर में आपका जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स हैं, या फिर आपका और भी बहुत तरह के पॉलीबैग्स वगैरह, जितना भी आपका घर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, क्या उसमें से कुछ भी वैल्यूएबल होता है? ज्यादा से ज्यादा आप उसकी कंपोस्ट बना सकते हो उसमें, बट इतना ज्यादा रीयूजेबल, रीसेलेबल कुछ नहीं होता है। बट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें हमारे कॉपर वायर्स होते हैं, मैग्नेट्स होती हैं, बहुत सारी और तरह की मेटल्स उनमें यूज हो रही होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो अपनी कंपोजिशन की वजह से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि अगर वो हमने उसे डिस्कार्ड भी कर दिया है, वो अब यूजलेस भी है, तब भी उसकी जो फिजिकल कंपोजिशन होती है उसमें इतनी तरह की मेटल्स, मैग्नेट्स वगैरह यूज हुई होती हैं कि अगर हम उसे सेपरेट करेंगे तो वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करेगा। वेरी हैजार्डियस इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर हम अच्छे से हैंडल नहीं करते तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस होता है। हजार्डियस क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक रेज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए हमें उन्हें हमेशा प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, अब ई वेस्ट के डिस्पोजल का प्रोसेस जो है वो क्या होता है? E-waste is categorized by the Government of India under the broad class of hazardous waste. जो ई-वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे किसके अंडर कैटेगराइज किया है? जो हमारा हजार्डियस वेस्ट होता है, यानी कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ई-वेस्ट को भी उसी के अंडर कैटेगराइज किया गया है। Within e-waste there are several categories. E-waste के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, such as large and small household appliances. छोटे से लेके बड़े तक जितने भी हमारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब जो हैं वो ई-वेस्ट के अंडर आते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, जितने भी टॉयज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो सब टॉयज भी ई वेस्ट के अंडर आते हैं। एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट, कुछ स्पोर्ट्स टूल्स भी ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं। कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड सो फोर्थ, ये सब हम जानते ही हैं। ई वेस्ट के अंदर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो सब इसके अंडर आते हैं। कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट, अब ई वेस्ट की कंपोजिशन क्या होती है? यानी कि ये जितनी भी कैटेगरीज हमने पढ़ी, चाहे वो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, कंप्यूटर्स हैं, रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उन सबकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि उनकी कंपोजिशन की वजह से ही वो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशन में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूएबल मेटल्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। Electrical and electronic equipments contain metallic and non-metallic elements, alloys and compounds,
such as copper, aluminium, gold, silver, palladium, platinum, nickel, tin, lead, iron, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा। आप सब साइंस स्टूडेंट्स हैं तो इन सब चीजों से आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि हम 9th क्लास से ही मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कंपोनेंट्स, एलॉयज और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इवन अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी 9th-10th में ये चीजें पढ़ी होती हैं। और वैसे भी अगर आप अपने घर में आपने कभी भी अपने टीवी को, फ्रिज को खोल के देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी कॉपर वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम के उसमें जो है एल्यूमिनियम मेटल यूज हो रही होती है उसकी वॉल्स वगैरह में। कई बार जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो बहुत हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें गोल्ड, सिल्वर मेटल का भी यूज हो रहा होता है। टीन और लेड हर एक में यूज होता है। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें हमारे पास ये सारी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। E-waste management involves proper recycling and recovery of the disposed material. E-waste management में हमें क्या करना होता है कि जितनी भी डिस्पोज्ड मटेरियल है हमें उसे प्रॉपरली रिसाइकिल करना होता है, प्रॉपरली उन्हें रिकवर करना होता है ताकि अब हम उन्हें आगे रीयूज कर सकें। The recycle and recovery include the following unit operation. और जब हम उन मटेरियल्स की रिसाइकलिंग और रिकवरी कर रहे होते हैं तो हमें ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करने होती है। इस प्रोसेस में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। रिमूवल ऑफ पार्ट्स containing dangerous substances like CFC। CFC क्या होता है हमारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Hg यानी कि मरकरी, स्विचेस, PCB। तो जितने भी इस तरीके के डेंजरस सब्सटेंसेस हैं उन सबको रिमूव करते हैं सबसे पहले। रिमूवल ऑफ इजीली एक्सेसिबल पार्ट कंटेनिंग वैल्यूएबल सब्सटेंसेस। उसके बाद ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और वो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, फिर हम उन्हें रिमूव करते हैं। लाइक केबल कंटेनिंग कॉपर, स्टील, आयरन, प्रीशियस मेटल्स एक्सेट्रा। तो जितनी भी केबल्स होती हैं, कॉपर, स्टील की वायर्स होती हैं, आयरन होता है और कोई प्रीशियस मेटल होती है, उन सबको हम वहां से रिमूव करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ डिसमेंटलिंग का, कि हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया। जो डेंजरस सब्सटेंसेस थे उन्हें अलग कर दिया, जो वैल्यूएबल सब्सटेंसेस थे उन्हें अलग कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक। फेरस मेटल कौन सी होती है? जो आयरन से रिलेटेड होती है। तो हम फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स और प्लास्टिक को करते हैं इसमें हैंडल। दिस सेपरेशन इज नॉर्मली डन इन अ श्रेडर प्रोसेस। श्रेडर प्रोसेस क्या होता है? ये आपने अपने साइंस में जो हम मेटल्स को सेग्रीगेट करने के लिए, मेटल्स को अलग अलग करने के लिए जो प्रोसेसेस पढ़ते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा श्रेडर प्रोसेस। तो श्रेडर प्रोसेस की हेल्प से हम फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स को आपस में एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, प्लास्टिक को अलग कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज। रिफर्बिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हमने रिसाइकिल किया है या रिकवर किया है उसे इतना अच्छे से ट्रीट करना, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि उसे पॉलिश करना, उसे और अच्छी लुक प्रोवाइड करना ताकि उसे रीयूज करना इजी हो जाए, वो हमारा होता है रिफर्बिशमेंट। रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज ऑफ ई-वेस्ट हैज पोटेंशियल फॉर दोज यूज्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स which can be easily refurbished to put to its original use। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ई वेस्ट है जिसे हम रिफर्बिश करके रीयूज कर सकते हैं उसे हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं, उसे हम पॉलिश करते हैं, रिफर्बिश करते हैं और उसके बाद हम उसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में रीयूज कर सकते हैं। तो थर्ड प्रोसेस हमारा ये होता है। फोर्थ वन इज रिसाइकलिंग, रिकवरिंग ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जितनी वैल्यूएबल मटेरियल होता है उनकी हमें रिसाइकलिंग करनी है। फेरस मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल आर फर्नेसेस
non-ferrous metals in smelting plants, precious metals in separating work. तो जितनी भी वैल्यूएबल मटेरियल होती हैं उन्हें हम यहाँ पे रिसाइकिल कर लेते हैं. जो फेरस मेटल्स होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस में सेपरेट कर लेते हैं. नॉन फेरस मेटल्स को हम स्मेल्टिंग प्लांट्स में रिकवर करते हैं और बाकी की जो प्रीशियस मेटल हैं उन्हें हम सेपरेटिंग वर्क में रिकवर करते हैं. तो जितनी भी वैल्यूएबल हमारी मेटल्स हैं उन सबको हम रिसाइकिल और रिकवर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स एंड वेस्ट. अब ये सब तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या था कि हमने वैल्यूएबल चीजों को सेपरेट किया था. फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले तो हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया. जो डेंजरस पार्ट था उसे अलग किया, जो वैल्यूएबल पार्ट था उसे अलग किया. उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, ये 3 पॉइंट्स, उनमें हमने वैल्यूएबल पार्ट को ही जो है रिकवर किया है. फर्स्ट में हमने फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को सेग्रीगेट किया. फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमने जितने भी ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे जिन्हें हम रिफर्बिश करके रीयूज कर सकते थे, हमने उन्हें हैंडल किया. उसके बाद नेक्स्ट में हमने वैल्यूएबल मेटल्स को रिसाइकिल और रिकवर किया. अब लास्ट जो हमारा डेंजरस पार्ट बचा था हमें उसे भी तो हैंडल करना है. उसे थोड़ी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसे केयरफुली हैंडल नहीं किया गया तो वो बहुत ज्यादा हैजार्डियस हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है. Shredder light fraction is disposed of in landfill sites or sometimes incinerated. कई बार क्या होता है कि जो श्रेडर प्रोसेस में जो लाइट फ्रैक्शन आता है उसे हम लैंडफिल साइट्स में डिस्पोज कर देते हैं या फिर उसे इंसिनरेटेड कर देते हैं, वो कि कई बार बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है बट हमें उसे हैंडल करना पड़ता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ट्रीटेड थर्मली. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है उसे थर्मली ट्रीट किया जाता है. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो पीसीबीज होते हैं, is incinerated or disposed of in underground circuit or storages. Incinerated मतलब होता है कि उसे बर्न कर देना. तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उन्हें या तो इंसिनरेटेड किया जाता है या फिर अंडरग्राउंड हम उन्हें डिस्पोज कर देते हैं. Mercury is often recycled or disposed of in underground landfills. जो मरकरी होता है कई केसेस में हम उसे रिसाइकिल कर लेते हैं और कई बार हम उसे जो अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स होती हैं उसमें हम उसे डिस्पोज कर देते हैं. लैंडफिल साइट्स क्या है, कई बार हमने देखा होता है कि जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो वहां पे जो लैंड होती है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है या फिर मतलब हमें लैंड की फिलिंग करनी पड़ती है, तो उन लैंडफिल साइट्स में जो है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है. तो ये था वो पूरा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम ई वेस्ट को रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और केयरफुली उसे ट्रीट कर सकते हैं. अब यहाँ आपको ये एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है. बिफोर डिस्कार्डिंग योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन, मेक श्योर टू परमानेंटली डिलीट ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स स्टोरेज. जब भी हम किसी भी फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप को डिस्कार्ड करते हैं तो हमें उसमें से अपना सारा डाटा जो है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली डिलीट कर देनी चाहिए. अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन में गेट स्टॉलन एंड मे पॉज बिगर थ्रेट थ्रू इट्स मिसयूज. अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन को कोई भी स्टील कर सकता है और वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू बन सकता है क्योंकि उसका कोई भी मिसयूज कर सकता है. Now next thing is benefits of e-waste recycling. E-waste recycling के benefits जो हैं वो क्या क्या है. अब e-waste मैनेजमेंट के हमने कई सारे तरीके पढ़े जिसमें से एक मेथड रिसाइकलिंग भी था. रिसाइकलिंग के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें या तो लैंडफिल साइट्स में डिस्पोज करना पड़ता है या फिर उन्हें इंसिनरेट करना पड़ता है. बट अगर हम ई वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अब हम वो देख लेते हैं. द ई वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रॉपर रिसाइकलिंग इज वेरी मच नेसेसरी and important for the benefit
ऑफ पीपल, एनवायरमेंट एंड द नेशन। ई वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल और उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए, पीपल्स के लिए और हमारे पूरे नेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके की बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज अलाउ फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल्स। रिसाइकलिंग की हेल्प से हम जो वैल्यूएबल मेटल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती हैं, हम उन्हें रिकवर कर पाते हैं। और जो रिसाइकिल्ड मेटल होती है वो ओरिजिनल मेटल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा चीप और सस्ती होती है। ओरिजिनल जो मेटल होगी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए रिसाइकलिंग की हेल्प से जब हम प्रेशियस मेटल्स को रिकवर करते हैं पुराने गैजेट से, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। मोस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेन valuable material like copper, gold and zinc that can and should be recycled। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है कॉपर, गोल्ड और जिंक जैसी वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं जिन्हें की अच्छे तरीके से रिसाइकिल किया जाना चाहिए। वर्जिन मटेरियल्स आर सिग्निफिकेंटली मोर कॉस्टली देन रिसाइकल्ड मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो वर्जिन मटेरियल होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं एज कंपेयर टू रिसाइकल्ड मटेरियल। तो इसलिए रिसाइकलिंग जो है वो हमें काफी बेनिफिट देती है। सेकेंड वन इज प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। रिसाइकलिंग की हेल्प से पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ई वेस्ट कंटेन अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच में इंक्लूड लेड, मर्करी एंड कैडमियम। ये हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सब में जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते ही हैं, लाइक लेड, मर्करी वगैरह। When e-waste is disposed into landfills, अभी हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट पॉइंट की जो डेंजरस मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर हम उन्हें लैंडफिल्स में डिस्पोज कर देते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं। तो अगर हम ई वेस्ट को लैंडफिल्स में डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है कि जो उनके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में लीक होते रहते हैं। कई बार तो हम उन्हें अंडरग्राउंड लैंडफिल्स में जब फिल करते हैं तो उनकी लीकेज जो है वो हमारे वाटर सप्लाई के जो पाइप्स होते हैं वहां तक पहुंचती है और वो वाटर क्वालिटी को डिटीरियोरेट करती है। और कई बार जो है वो लीक कर करके उनकी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। These toxins can be released into atmosphere or leak in through the land and have negative health and environmental effects। तो जब हम उसे लैंडफिल्स में डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है कि उनके टॉक्सिन्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं, जिनका हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थर्ड वन इज क्रिएट जॉब्स। ऑब्वियसली अब जब हम मटेरियल को रिसाइकिल करेंगे तो हमें ऐसे पीपल्स की जरूरत पड़ेगी जो रिसाइकलिंग में प्रोफेशनल हो, उन्हें रिसाइकलिंग अच्छे से आती हो, तो वो उनके लिए एक न्यू मार्केट, एक न्यू जॉब जो है वो क्रिएट करता है। रिसाइकलिंग ई वेस्ट डोमेस्टिकली क्रिएट जॉब्स फॉर प्रोफेशनल रिसाइकल। जो प्रोफेशनल रिसाइकलर्स हैं उनके लिए जो है वो जॉब्स क्रिएट करता है। एंड refurbishers and create new markets for the valuable component that are dismantled। तो जो प्रोफेशनल रिसाइकलर्स और रिफर्बिशर्स हैं उनके लिए काफी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं और एक न्यू मार्केट क्रिएट होती है जिसमें जो है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टॉक्सिक वेस्ट। Mining produces toxic waste which are linked with crop devastation and human health crisis due to water contamination। जो हमारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जब भी हम किसी मेटल की माइनिंग करते हैं तो उससे हमें जो टॉक्सिक वेस्ट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप्स को जो है वो खराब करते हैं और या फिर वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेट करते हैं जब वो वाटर के साथ कंटेमिनेट होते हैं, यानी कि वाटर से मिलते हैं।
तो माइनिंग को हमें क्या करना चाहिए, जितना हम रिड्यूस कर सकें करना चाहिए। अब माइनिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? माइनिंग हम करते किस लिए हैं? मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए माइनिंग प्रोसेस यूज होता है। तो अगर हमारे पास पहले से ही मेटल्स अवेलेबल होंगी, यानी कि हमने पुराने इक्विपमेंट्स को ही रिसाइकिल करके उनमें यूज हुई मेटल को हम ऑब्टेन कर लेंगे, तो हमें ज्यादा एक्स्ट्रा मेटल की माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर माइनिंग कम होगी तो टॉक्सिक वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। सेव्स लैंडफिल स्पेस। ऑब्वियसली अगर हम मटेरियल को रिसाइकिल कर लेंगे तो हमें उसे लैंडफिल्स में डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारा स्पेस जो है लैंडफिल्स का वो सेव होगा। ई वेस्ट इज अ ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम। ई वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्ट्रीम है, ये हमने पढ़ी लिया बिगनिंग में। रिसाइकलिंग दीज आइटम्स विल हेल्प कंजर्व लैंडफिल स्पेस। तो अगर हम इन्हें रिसाइकिल कर लेते हैं ई वेस्ट को, तो उससे हमारा लैंडफिल स्पेस जो है वो बचा रहेगा। तो ये सारा जो है वो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था। ई वेस्ट होता क्या है, उसे हैंडल करने का प्रोसेस क्या होता है, और उसकी रिसाइकलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा हेल्थ कंसर्न्स विद टेक्नोलॉजी यूसेस। बट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैनेजमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं उसे आप अच्छे से समझिए। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हमारा सिर्फ 12th चैप्टर बचेगा, उसमें हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो एसक्यूएल रिवीजन टूर वाला जो चैप्टर है उसकी वीडियोस उन्हें चाहिए, और कुछ को पांडास में प्रॉब्लम आ रही है तो वो चाहते हैं कि उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हम वो डिस्कस करें। तो वो सारा हम पार्ट कवर करेंगे, बट एक बार पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 12 जो है वो 3-4 वीडियोस में कवर करके फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।